नमस्कार। पब्लिक न्यूज़ देख रहे हैं आप। पश्चिम बंगाल की राजनीति इस समय एक बड़े कानूनी और राजनीतिक टकराव के दौर से गुजर रही है, जहां एक और राज्य सरकार और केंद्र की जांच एजेंसियों के बीच टकराव खुलकर सामने आ चुका है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के लिए चुनाव समर के बीच न्यायपालिका की गलियारों में एक ऐसी खबर आई है जिससे टीएमसी के खेमे में हलचल मचा दी है। ममता बनर्जी को सुप्रीम कोर्ट से मिली फटकार ने न सिर्फ राजनीतिक हलकों में हलचल मचा दी है, बल्कि इसे संवैधानिक सीमाओं और अधिकारों को लेकर भी एक नई बहस छेड़ दी है। यह पूरा विवाद उस समय शुरू हुआ जब पश्चिम बंगाल में आईपैक के दफ्तर पर ईडी ने छापेमारी की। यह छापेमारी कुछ वित्तीय अनियमितताओं और जांच से जुड़े मामले को लेकर की गई थी, लेकिन इस रेड के दौरान जो घटना सामने आई उससे पूरे मामले को संवेदनशील बना दिया। आईपैक वह संस्था है जो तृणमूल कांग्रेस के लिए चुनाव रणनीतियां तैयार करती है। छापेमारी के दौरान खबर आई कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी स्वयं उस स्थान पर पहुंच गई जहां जांच चल रही थी और उन्होंने न केवल जांच में बाधा डाली, बल्कि वहां से कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेज और सामान भी हटवाए और जांच प्रक्रिया में हस्तक्षेप करने की कोशिश की। ममता बनर्जी की व्यक्तिगत दखलंदाजी पर सुप्रीम कोर्ट ने न केवल गंभीर चिंता व्यक्त की है, बल्कि इसे असंवैधानिक और असामान्य करार देते हुए ममता सरकार को कड़ी फटकार लगाई है। ईडी ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया और एक हलफनामा दायर किया, जिसमें कहा गया कि राज्य पुलिस और केंद्रीय सुरक्षा बलों के बीच हिंसक झड़प की स्थिति बन गई थी, जिसे टालने के लिए ईडी अधिकारियों को मजबूरन तलाशी रोकनी पड़ी। किसी भी जांच प्रक्रिया में एक मुख्यमंत्री का इस तरह से शारीरिक रूप से हस्तक्षेप करना भारतीय प्रशासनिक इतिहास में विरल है। न्यायमूर्ति प्रशांत किशोर और न्यायमूर्ति एनवी अंजरिया की पीठ ने इस मामले की सुनवाई के दौरान जो टिप्पणी की, वे भारतीय लोकतंत्र में कार्यपालिका और केंद्रीय जांच एजेंसियों के बीच के शक्ति संतुलन को लेकर एक बड़ा सवाल खड़ा करती है। जब यह मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा तो न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार मिश्रा और न्यायमूर्ति एनवी अंजरिया की पीठ ने इस पर सुनवाई की। सुनवाई के दौरान अदालत ने बेहद सख्त रुख अपनाया और ममता बनर्जी के व्यवहार पर नाराजगी जताई। कोर्ट ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि किसी भी मुख्यमंत्री का इस तरह से केंद्रीय जांच एजेंसियों के जांच में हस्तक्षेप करना असामान्य और अनुचित है। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि अगर इस तरह की घटनाओं को स्वीकार कर लिया जाए तो भविष्य में कोई भी मुख्यमंत्री इस तरह के कदम उठा सकता है, जिससे जांच एजेंसियों की स्वतंत्रता और निष्पक्षता पर गंभीर सवाल खड़े हो जाएंगे। कोर्ट ने यह भी कहा कि इस प्रकार का व्यवहार लोकतांत्रिक व्यवस्था और संवैधानिक संस्थाओं के बीच संतुलन को बिगाड़ सकता है। सुप्रीम कोर्ट में ममता बनर्जी के वकीलों ने जब इस मामले की सुनवाई टालने की बार बार अपील की तो जस्टिस प्रशांत किशोर मिश्रा की बेंच का धैर्य जवाब दे गया। अदालत ने इस पर सख्त रुख अपनाते हुए कहा कि पहले ही 4 सप्ताह का समय दिया जा चुका है और अब देरी की कोई आवश्यकता नहीं है। अदालत ने स्पष्ट शब्दों में कहा, आप यहाँ हुक्म नहीं चला सकते। जी हाँ, आप यहाँ हुक्म नहीं चला सकते। इस दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने भी राज्य सरकार के रुख की आलोचना की और कहा कि यह समय बर्बाद करने की कोशिश है। उन्होंने यह भी कहा कि यह बेहद चिंताजनक है कि एक मुख्यमंत्री खुद केंद्रीय एजेंसियों की जांच में हस्तक्षेप कर रही हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसी मुख्यमंत्री को जबरन उस स्थान पर घुसने देखना बहुत सुखद नहीं है जहां केंद्रीय एजेंसियां अपनी संवैधानिक शक्तियों का प्रयोग कर रही हैं। यह कोई सामान्य स्थिति नहीं है। कोर्ट ने चिंता जताई कि यदि आज एक मुख्यमंत्री को ऐसे करने की अनुमति दी गई तो कल दूसरा मुख्यमंत्री भी जांच रोकने के लिए यहाँ रास्ता अपनाएगा। यह कानून के शासन के लिए गंभीर खतरा है। अदालत ने सवाल किया कि यदि इस तरह की घटनाओं पर अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचार या अनुच्छेद 226 हाई कोर्ट की शक्तियां के तहत कार्रवाई नहीं होगी तो फिर क्या किया जा सकता है। अदालत के भीतर दिग्गज वकीलों के बीच भी तीखी बहस देखने को मिला। ममता सरकार की ओर से पेश हुए वकील कपिल सिब्बल और श्यामा दीवान ने सुनवाई को आगे बढ़ाने के लिए समय की मांग की। उन्होंने तर्क दिया कि उन्हें अपना जवाब दाखिल करने के लिए पर्याप्त समय चाहिए।
वहीं सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने इसका कड़ा विरोध करते हुए कहा कि राज्य सरकार केवल समय बर्बाद करने की कोशिश कर रही है। उन्होंने याद दिलाया कि अदालत पहले ही 4 सप्ताह का समय दे चुकी है, फिर भी कोई ठोस जवाब दाखिल नहीं किया गया। जस्टिस मिश्रा ने भी राज्य सरकार को आईना दिखाते हुए कहा कि 4 हफ्ते बीत जाने के बाद भी समय मांगना केवल एक मामले को लटकाने की रणनीति है। राज्य सरकार के वकीलों ने एक अनोखा तर्क दिया कि ईडी एक न्यायिक संस्था नहीं है, इसलिए वह अनुच्छेद 32 के तहत सीधे सुप्रीम कोर्ट नहीं आ सकती। उन्होंने यह भी कहा कि ईडी के किसी मौलिक अधिकार का उल्लंघन नहीं हुआ है। हालांकि अदालत ने इस तकनीकी दलीलों से ऊपर उठकर जांच में बाधा और संवैधानिक मर्यादा के उल्लंघन को प्राथमिकता दिया। इस पर अदालत ने स्पष्ट रूप से कहा कि इस तरह के तकनीकी तर्कों के जरिए मामले को टालने की कोशिश नहीं की जा सकती। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में पहले भी एक अंतरिम आदेश जारी किया था। पश्चिम बंगाल सरकार को निर्देश दिया था कि 8 जनवरी की उस घटना से जुड़े सभी सीसीटीवी फुटेज और इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य सुरक्षित रखे जाए। ईडी का दावा है कि इस फुटेज में मुख्यमंत्री की उपस्थिति और उनके द्वारा जांच में डाली गई बाधा के स्पष्ट प्रमाण मौजूद है। यदि इन सबूतों के आधार पर साबित हो जाता है कि मुख्यमंत्री ने साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ की है, तो यह उनके लिए बड़ी कानूनी मुसीबत बन सकता है। इस कानूनी लड़ाई के बीच पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव की सरगर्मियां भी तेज है। चुनाव आयोग ने हाल में ही कई ऐसे पुलिस अधिकारियों को उनके पदों से हटाया जिन्हें ममता बनर्जी का करीबी या चापलूस माना जाता था। ऐसे में इस मुद्दे का राजनीतिक असर भी काफी बड़ा हो सकता है। विपक्षी दल इस मामले को लेकर ममता बनर्जी और उनके सरकार पर निशाना साध रहे हैं, जबकि तृणमूल कांग्रेस इसे केंद्र की एजेंसियों के दुरुपयोग के रूप में पेश कर रही है। दरअसल ममता बनर्जी ने पुलिस अधिकारियों का एक ऐसा सिंडिकेट बना दिया था जो निष्पक्ष चुनाव के बजाय सत्ता पक्ष के हितों के लिए काम कर रहा था। चुनाव आयोग द्वारा इन अधिकारियों को हटाकर बेदाग छवि वाले अफसरों को नियुक्त करना ममता बनर्जी के लिए एक बड़ा प्रशासनिक झटका है। ममता बनर्जी ने इस पर अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए इसे दंगा भड़काने की साजिश बताया, जिस पर भाजपा ने उनकी हार की बौखलाहट करार दिया। यह मामला एक कानूनी विवाद नहीं है, बल्कि यह केंद्र और राज्य सरकार के बीच अधिकारों की सीमाओं को लेकर एक बड़ी बहस का हिस्सा बन चुका है। एक तरफ जहां केंद्र सरकार की एजेंसियां अपनी जांच को सही ठहरा रही है, वहीं राज्य सरकार इसे आधिकारिक क्षेत्र में दखल मान रही है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणियों के बाद यह साफ स्पष्ट हो गया है कि अदालत इस मामले को गंभीरता से ले रही है और किसी भी प्रकार की अनुचित हस्तक्षेप को स्वीकार नहीं करेगी। अदालत ने यह भी संकेत दिया है कि अगर भविष्य में इस तरह की घटनाएं दोहराई गई तो कड़ी कार्रवाई की जा सकती है। सुप्रीम कोर्ट की यह फटकार केवल एक कानूनी टिप्पणी नहीं है, बल्कि यह ममता बनर्जी की कार्यशैली पर एक बड़ा कड़ा प्रहार है। इस पूरे घटनाक्रम ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि जांच एजेंसियों की स्वतंत्रता और राज्य की सत्ता के बीच संतुलन बनाए रखना कितना जरूरी है। अगर यह संतुलन बिगड़ता है तो इसका असर न केवल न्याय व्यवस्था पर पड़ेगा, बल्कि लोकतंत्र की बुनियाद भी कमजोर हो सकती है। क्या आने वाले समय में ईडी ममता बनर्जी के खिलाफ बाधा डालने के आरोप में सख्त कार्रवाई करेगी? सुप्रीम कोर्ट का यह कहना कि आप हुक्म नहीं चला सकते, यह संकेत देता है कि अब पश्चिम बंगाल में संवैधानिक तानाशाही के दिन गिने चुने रह गए हैं। ममता बनर्जी के लिए यह मामला एक बड़ी राजनीतिक और कानूनी चुनौती बन चुका है। एक ओर उन्हें अदालत के सामने अपनी स्थिति स्पष्ट करनी है, वहीं दूसरी ओर जनता के बीच अपनी छवि को भी बनाए रखना है। यह देखना अब दिलचस्प होगा कि आने वाले दिनों में अदालत इस मामले में क्या अंतिम फैसला देती है और इसका पश्चिम बंगाल की राजनीति पर क्या प्रभाव पड़ता है। धन्यवाद। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।